Okay, good morning, all of you. Good morning, Pragati. Good morning, Rutika. Good morning, Divya, Kamini, Mranali. Good morning, Amrita, Poonam, Kalas, Janvi, Nikita, Nitisa, Tejaswini. Good morning, all. Okay. So आज का जो पोर्शन है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। बेटा आज का जो है हमारा 5th लेक्चर है, ठीक है। बाय मिस्टेक यहाँ पे 3 लिखा गया है। ओके, तो आज का जो लेक्चर है हमारा 5th लेक्चर है, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अभी तक के हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है यहाँ पे स्टडी कर चुके हैं, जिसमें बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक कंसेप्ट का स्टडी किए थे, और बेसिक कंसेप्ट के साथ ही साथ यहाँ पे हम लोगों ने क्या चीज बेटा, लास्ट लेक्चर में एक एक पार्ट एनसीईआरटी का हम लोगों ने कवर किए, जिसमें आपको याद होगा बेटा कि लास्ट लेक्चर बेटा उसमें हम लोगों ने बैक क्रॉस क्या होता है और टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये हम लोगों ने समझे थे। ओके, यहाँ पे बेटा इसमें हमको एक चीज ये समझ में आया था कि जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, ओके, क्या चीज, जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या चीज बेटा, जब 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स का क्रॉस हो रहा, मींस जैसे कि सॉरी डिफरेंट कैरेक्टर नहीं कह सकते, एक कैरेक्टर है जिसमें एक जो है वो क्या है बेटा, टॉल है, और दूसरा जो है वो क्या है बेटा, ड्वार्फ है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इसकी F1 जनरेशन आई तो सारे के सारे टॉल है, बट ये टॉल है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये टॉल जो है इसका एक्चुअली जीनोटाइप क्या है ये हमें फाइंड करना है। तो ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। और सेकंड थिंग हमको ओरिजिनल, क्योंकि यहाँ पे एक कैरेक्टर पेरेंट्स से आ रहा है जो कैपिटल टी लेके आ रहा है, और दूसरा कैरेक्टर जो है, सॉरी दूसरा ट्रेड जो है मदर से आ रहा है और एक फादर से आ रहा है। बट यहाँ पे जब मिक्स हो रहा है तो एक डोमिनेंट है और दूसरा रिसेसिव है। बट यहाँ पे बेटा ये जो रिसेसिव है वो हिडन हो गया है, रिसेसिव कैरेक्टर्स जो है वो क्या हो गया है, हिडन हो गया है। तो उसको हमको चेक करना है, और साथ ही साथ उसी कैरेक्टर्स को, उस कैरेक्टर के पर्टिकुलर ट्रेट को हमें वापस लाना है। तो हम कैसे ला सकते हैं, तो उसके लिए बेटा टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस किया जाता है। ओके, सबसे पहले एक बार रिस्पॉन्स कर देंगे बेटा, वॉइस का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी, साउंड फ्लक्चुएट हो रहा है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, कुछ प्रॉब्लम होगा तो मेरे साइड से सॉल्व हो जाएगा, जस्ट वेट। अभी देखेंगे बेटा, चेक करेंगे, अभी क्लियर है अभी, ओके ग्रेट। थोड़ा हो रहा है, बाकी लोग तो बेटा क्लियर है बोल रहे हैं, 2-3 लोगों के साथ प्रॉब्लम है, बाकी सभी के साथ डन है। ग्रेट बेटा, जिसके साथ प्रॉब्लम आ रहा है अब आप एक बार आपसे के तरफ से रेज बाइंड कर लो, मेरे साइड से प्रॉब्लम जो है सॉल्व है बेटा। ओके, मेरे साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि होता है तो मैं आपको यहाँ पे मेरे पास भी सिग्नल आ जाएगा, यदि कुछ प्रॉब्लम रहा तो वो सॉल्व हो जाएगा। चलो, तो बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस जो है हम लोगों ने देखे थे। हाँ बेटा अनिकेत, बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस में बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस की यदि हम बात करें तो टेस्ट क्रॉस हमेशा रिसेसिव पेरेंट्स के साथ होगा, ठीक है। जैसे कि कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ हुआ, इसका जो बच्चा आया कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इसका क्रॉस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ कराते हैं जिससे हमें उसका जीनोटाइप पता चलता है, तो ये होता है टेस्ट क्रॉस। और बैक क्रॉस मतलब किसी भी पेरेंट्स के साथ हो सकता है, तो टेस्ट क्रॉस इज अ टाइप ऑफ बैक क्रॉस, ठीक है। बैक क्रॉस जो है उसका एक टाइप टेस्ट क्रॉस है, समझ में आ गया। बस यही डिफरेंस है दोनों में, और कोई डिफरेंस नहीं है। यदि हमें जीनोटाइप पता करना है तो हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, और होमोजाइगस कंडीशन यदि हमें चाहिए तो उसके लिए बैक क्रॉस होता है, जिसमें ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखे थे बेटा, जिसमें हम लोगों ने ये क्रॉस के थ्रू
यहाँ पे किस तरह से क्या जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम लोगों ने समझे थे। मीन्स टॉल हेटेरोजाइगस का टॉल होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ क्रॉस हो रहा है। देखो टॉल हेटेरोजाइगस है मतलब ये F1 जनरेशन वाला है, तो इस F1 जनरेशन का एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डोमिनेंट के साथ भी हो सकता है और रिसेसिव के साथ भी हो सकता है। तो जब दोनों भी कंडीशन है उसको कॉमनली यदि हमें समझना है तो उसके लिए टर्म यूज होता है बेटा बैक क्रॉस। क्या कहते हैं उसे? बैक क्रॉस। तो इस कंडीशन में देखो बेटा यहाँ पे दो गैमेट बनेंगे, यहाँ पे सिमिलर गैमेट होंगे बेटा, तो एक ही गैमेट के भी साथ क्रॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में बेटा सारे के सारे रिजल्ट जो है टॉल आएंगे 100%। हाँ, बट 50-50% ऐसा रहेगा जिसमें होमोजाइगस टॉल 50% और हेटेरोजाइगस टॉल 50% आएगा। फिर टेस्ट क्रॉस जो हम लोगों ने देखे थे, तो टेस्ट क्रॉस में बेटा F1 जनरेशन जो है ये हेटेरोजाइगस प्लांट है जिसका रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस हो रहा है। जब रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉस आएगा तो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो है दोनों भी बेटा यहाँ पे 50% ही आएगा। ओके, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे। ओके, चलो तो अभी कुछ लोगों के डाउट्स थे बेटा सिद्धेश क्लास में हो गया बेटा? आपका भी जो डाउट आया था एनसीईआरटी का पोर्शन वो आज क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। दुष्यंत बेटा क्लास में हो? हेलो, हाँ। तो अभी यहाँ पे बेटा हम लोग आज के इसमें जो लेक्चर्स है जिसमें बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डोमिनेंस मींस मेंडल्स का जो लॉ है वो हम लोगों ने स्टडी किए थे। तो मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो यहाँ पे बेटा मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है जिसमें हम लोगों ने अभी तक दो क्रॉस देख लिए बेटा। ठीक है, दो क्रॉस मींस सॉरी अभी हम तक हम लोगों ने क्रॉस जो स्टडी की वो एक ही क्रॉस स्टडी की है, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अभी हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस पे नहीं गए हैं। ओके, मोनो हाइब्रिड क्रॉस मींस सिंगल कैरेक्टर्स को लेके जब स्टडी होती है वो मोनो हाइब्रिड होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस जब हम देखेंगे तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेटा हम लोग डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस भी समझेंगे, बट फिलहाल अभी हम ये नहीं देख रहे हैं। ओके, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हमको यहाँ पे लॉ ऑफ इनहेरिटेंस समझना है, और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बेटा यहाँ पे एक तो बेस्ड ऑन द मोनो हाइब्रिड क्रॉस और बेस्ड ऑन द डाई हाइब्रिड क्रॉस। मींस यहाँ पे दोनों के बेसिस पे यहाँ पे मेंडल्स के जो लॉ है इनहेरिटेंस के वो हम स्टडी करेंगे। तो बेटा यहाँ पे यदि बेस्ड ऑन मोनो हाइब्रिड क्रॉस यदि हम देखें तो इसमें बेटा एक आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, क्या क्या आ रहा है बेटा? लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा क्या आ रहा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हम देखेंगे, उसके बाद डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, फिर हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पे बेटा जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा सिंपल यदि हम एक क्रॉस देखते हैं, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग जब एक रेड कलर के फ्लावर का एक व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस करा रहे हैं अकॉर्डिंग टू मेंडल हम जा रहे हैं बेटा, तो मेंडल का फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस जो मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहता है? तो बेटा ये पेरेंट का फिनोटाइप है जो कि रेड कलर था, ठीक है, ये फीमेल का फिनोटाइप है जो कि व्हाइट था। जीनोटाइप यहाँ पे कैपिटल आर आर स्मॉल आर आर। गैमेट्स निकलेगा, इससे एक आर निकलेगा, इससे एक आर निकलेगा। दोनों गैमेट्स जब आपस में फ्यूज होंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा जो कि हाइब्रिड कंडीशन रहेंगी। और अकॉर्डिंग टू मेंडल हम जाते हैं तो सारे के सारे यहाँ पे जो रहेंगे वो रेड ही रहेंगे। इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन यही है बेटा कि यहाँ पे कोई तो भी एक कैरेक्टर्स है जो इस पर क्या हो रहा है बेटा? हावी हो रहा है। मतलब यहाँ पे ये जो कैपिटल आर जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर है ये अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये जो स्मॉल आर जो रिसेसिव है ये अपने एक्सप्रेशन को इस कैपिटल आर की वजह से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। समझ गए क्यों? क्योंकि ये दोनों भी बेटा डिसिमिलर हैं। ठीक है, डिसिमिलर एलील है। हाँ, यदि दोनों भी सिमिलर एलील होते, यदि मान लो यहाँ पे स्मॉल आर और स्मॉल आर रहता तो ये अपना क्या चीज जो व्हाइट कॉम्बिनेशन है कैरेक्टर ये एक्सप्रेस करता, कैपिटल आर और कैपिटल आर रहता तो इनके बीच में भी झगड़ा नहीं होता क्योंकि दोनों भी एक जैसे हैं, एक दूसरे के सिमिलर है। लेकिन जब कैपिटल आर और स्मॉल आर हो गया तो दोनों एक दूसरे के विरोधी हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो दोनों भी एक दूसरे से अपोजिट होंगे तो ऑब्वियसली वहां पे रिजल्ट्स जो आएगा वो क्या होगा बेटा? फाइटिंग, झगड़ा हो जाएगा उनके बीच में।
तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बेटा इसी कंसेप्ट को जो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए थे। तो इस कंसेप्ट में बेटा अभी हम लोग पहली चीज तो सबसे पहले क्या चीज, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्टेटमेंट, ये हम समझेंगे। तो एनसीईआरटी बेटा हमें यहाँ पे यही कह रहा है कि कैरेक्टर जो कंट्रोल होते हैं, ठीक है, वो एक बेसिक यूनिट जो है बेटा, जिससे मेंडल ने क्या कहा था, फैक्टर। क्या कहा था बेटा, फैक्टर। और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर में होते हैं मीन्स कैपिटल टी होगा, स्मॉल टी होगा, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। समझ गए? वॉइस ब्रेक हुआ क्या फिर से? ओके, जस्ट वेट, चेक कर लेते हैं। वॉइस का एक्चुअली क्या बेटा, हैवी रेनिंग हो रही है बेटा, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है यहाँ पर। आपके इधर हो रही है क्या? आपके साइड में रेनिंग हो रही है हैवी? यहाँ पे मेरे साइड से तो अभी प्रॉब्लम नहीं दिख रहा बेटा, बीच में आया होगा फ्लक्चुएशन, बट अभी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, स्पीड तो सही दिखा रहा है। चेक करो बेटा, आप भी चेक कर सकते हो। speedtest.net ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आपका जो है स्पीड चेक कर सकते हो नेट का। बट ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस आप लैपटॉप से देखोगे तो मिलेगा, मोबाइल में तो बहुत स्पीड बताता है देखोगे तो। ठीक है, आपके साइड में नहीं है, मेरे साइड रनिंग है, हो सकता है मेरे साइड से प्रॉब्लम होगा। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना समझा क्या, ये बताओ कुछ प्रॉब्लम आया होगा यहाँ पे यदि आपको सुनने में, तो मैं कुछ पार्ट रिवाइज करा देता हूँ। ओके, बताओ। चलो ये वाला स्लाइड में रिवाइज करा रहा हूँ यदि आपको नहीं समझा होगा तो। देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस देख रहे हैं हम लोग। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है बेटा, जब कैरेक्टर जो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, तो कैरेक्टर जो कंट्रोल होता है, तो कोई भी कैरेक्टर है बेटा, प्लांट की यदि हम हाइट की हम बात करते हैं, तो प्लांट की हाइट को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई एक पार्टिकल होगा जो प्लांट की हाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो प्लांट की हाइट कंट्रोल हो रही है जो पार्टिकल से, उसको मेंडल ने कहा है फैक्टर। आज हम इसे जीन के टर्म में जानते हैं। फैक्टर्स जो है हमेशा ये पेयर में होंगे। पेयर में जैसे कि हाइट कंट्रोल हो रही है जिसके टू एलिल्स है, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो हमेशा ये पेयर में होंगे। तो कैपिटल टी साथ में रहेगा, स्मॉल टी साथ में रहेगा, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में रहेगा। समझ गए? तो इसमें बेटा हमको मेंडल एक और चीज बताते हैं बेटा, कि डिसिमिलर पेयर यदि रहते हैं फैक्टर्स के, तो उसमें से बेटा हमेशा एक जो है वो दूसरे से फाइट करेगा, और जो जीतेगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। तो ये सिमिलर था बेटा और ये सिमिलर था, तो इनके बीच में कोई भी झगड़ा नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ये डिसिमिलर है, और जब ये डिसिमिलर है तो ऑब्वियसली इनके बीच में झगड़ा होगा, और जो जीतेगा वो डोमिनेंट पेयर होगा, और दूसरा वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, रिसेसिव रहेगा। ओके, अब रिसेसिव होगा, तो इसके अकॉर्डिंग यदि हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की यदि हम बात करें, तो मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बता रहा है हमें? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेटा ये कहता है कि यहाँ पे जो एक्सप्रेस हो रहा है, मींस ये एक्सप्लेन करता है कि एक्सप्रेशन जो होता है ओनली वन पेरेंटल कैरेक्टर ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा बेटा, एक्सप्रेस होगा F1 जनरेशन में। ठीक है, ओके। तो इसमें जो है बेटा, इसका जो रेशियो आएगा जैसे F1 में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लास्ट टाइम भी क्रॉस लगा के देखे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर मींस यहाँ पे कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ हुआ, तो F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आया। तो यदि मान लो एक पेरेंट टॉल था और दूसरा पेरेंट जो था वो क्या था बेटा, ड्वार्फ था, तो टॉल पेरेंट और ड्वार्फ पेरेंट की यदि हम बात करें, तो इसमें बेटा जो टॉल कैरेक्टर है वही एक्सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि पेयर जो है डिसिमिलर है, और डिसिमिलर होने के बीच वजह से दोनों में हुई फाइट, जिसकी वजह से एक एक्सप्रेस कर रहा है और दूसरा सप्रेस हो रहा है। ठीक है, ये F1 जनरेशन की बात हुई। इसी का आगे यदि हम कंटिन्यू क्रॉस करते हैं, और आगे जब इसका कंटिन्यू क्रॉस होगा, तो कंटिन्यू क्रॉस की वजह से फिर आगे आएंगी F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में बेटा यहाँ पे जो रिजल्ट्स आएगा, इसमें एक तो कैपिटल टी सेग्रीगेट हो गया, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी आ जाएगा।
तो अब पहली चीज तो ये कंफ्यूजन हुआ कि ये स्मॉल टी कहां से आ गया। चलो ये हमको नहीं देखना, बट यहाँ पे 3 कॉम्बिनेशन जो है वो टॉल के दिख रहे हैं, तो रेशियो 3 आएगा टॉल और 1 आएगा ड्वार्फ। तो ये 3 बेटा जो कैरेक्टर है वो क्या हो रहे हैं बेटा, डोमिनेंट हो जा रहे हैं। ये कहलाता है मेंडल का फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने हमें यहाँ पे यही बताया है कि एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन, क्या कह सकते हैं बेटा, ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और वो भी कौन सा, F1 जनरेशन में, और वही एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, लेकिन जब ये F2 में जब पहुंचे तो दोनों भी बेटा अपना एक्सप्रेशन दिखाएंगे, लेकिन उसमें भी प्रोपोर्शन जो रहेगा 3 जो है 1 पे हावी हो जाएगा। 3 डोमिनेंट रहेंगे, यदि 4 कैरेक्टर है तो 3 डोमिनेंट रहेंगे और एक जो रहेगा वो रिसेसिव रहेगा। ओके, इसी बेसिस पर मेंडल का ये जो कंसेप्ट है इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है बेटा डोमिनेंट के कंसेप्ट को। बहुत ध्यान से समझना बेटा। मैक्सिमम बेटा एमसीक्यूज यदि देखे जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। तो ध्यान से समझना, जो एनसीईआरटी का डेटा है वही मैं आप लोगों को समझाऊंगा बहुत अच्छी तरह से। एक एक लाइन आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। गौरव बेटा कोई बात नहीं, अभी आप मेन टाइम पे आए हो, अभी सिर्फ लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो हमने देखे। ठीक है, जस्ट यहां से स्टार्ट हो रहा है। मेन कंसेप्ट जो है लॉ ऑफ डोमिनेंस का क्या है वो हम देख रहे हैं अभी। ओके, उम्मीद करता हूं सिद्धेश और दुष्यंत भी क्लास में आ गए होंगे। ओके, है या नहीं, आई डोंट नो। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पे बेटा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। ठीक है, जो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस है यहाँ पे हमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले बेटा इसमें कुछ कंसेप्ट में जो आप लोगों को बता रहा हूं वो ध्यान से समझो। ठीक है, आप जानते हो बेटा हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हो गया है। ओके, क्या चीज, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम लोगों ने स्टडी किए, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोगों ने स्टडी किए थे जीन का। ओके, और एक जीन जब एक्सप्रेस होता है, जैसे कि ये डीएनए है, डीएनए का स्मॉल सेगमेंट जो होता है वो जीन होता है, और यदि ये जीन जब एक्सप्रेस होगा तो ये क्या बनाता है बेटा, एमआरएनए बनाता है। समझे, और यही एमआरएनए आगे चल के प्रोटीन बनाता है। मींस हम लोगों ने इस कंसेप्ट में ये स्टडी किए थे कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है वो कहां होती है बेटा, डीएनए के पास होती है। ओके, अब यहाँ पे ये हमें समझ में आया। ओके, अब ये समझने के बाद बेटा यदि हम एक जीन की बात करते हैं तो एक सिंगल जीन जो है इसके पास 2 एलील है। जैसे एक हाइट के लिए हम एक जीन देखते हैं, तो हाइट के लिए जो जीन है इसके पास 2 एलील्स होंगे, एक कैपिटल टी जो टॉल के लिए रिस्पॉन्स रहेगा और एक स्मॉल टी जो ड्वार्फ के लिए रिस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें बेटा जीन जो है इसकी एक तो होमोजाइगस कंडीशन आती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि एलील्स हमेशा जो है वो कैसे होते हैं बेटा, पेयर में होते हैं। फिर इसके बाद बेटा एक कंडीशन आती है हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पे हम लोगों को ये कंसेप्ट समझना है, जीन क्या है, जीन का रोल क्या है, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। अब यहाँ पे जब भी हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन आएगी, क्या चीज बेटा, जब भी यहाँ पर हेटेरोजाइगस वाली कंडीशन आएगी तो इसमें से एक डोमिनेंट होगा और दूसरा रिसेसिव होगा। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया। पूनम बेटा सिर्फ वॉइस का प्रॉब्लम आपके साथ ही आ रहा है, एक बार रिज्वाइन कर लो। बाकी और किसी के साथ वॉइस का प्रॉब्लम है क्या बेटा? मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ बेटा, जल्दी से पूनम रिज्वाइन करो, मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पे बेटा एनसीईआरटी का जो कंसेप्ट है ऑफ डोमिनेंस का, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में यही बताया है कि जीन क्या होता है, जीन कंटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, और उसी के साथ साथ एलील क्या होते हैं, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। एक डोमिनेंट होगा
और एक रिसेसिव होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है। ओके, तो यहाँ पे बेटा हमको एक चीज समझ में आ रहा है, क्या चीज, जीन जो है जहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन है जो पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन को बना सकता है। और प्रोटीन जो है बेटा यदि फंक्शनल होगा तो वो आगे जा करके काम करेगा। ओके, अब बेटा हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल का भी स्टडी किए हैं। बायोमोलिक्यूल में आपको याद होगा हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल में क्या चीज बेटा, एंजाइम पढ़े हैं। ओके, सभी बैच में हो गया ना बेटा, बायोमोलिक्यूल एंजाइम पढ़े हैं। तो अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक रिएक्शन देख रहे हैं, इस रिएक्शन में हमको ए से बी यदि हमको बनाना है, ये एक रिएक्शन है, तो ए से बी बनाना है यदि हमको, ठीक है, तो ए से बी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा, यहां पे नॉर्मल रिएक्शन तो हो रही है लेकिन यहाँ पे एक कैटलिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है जिसे कहते हैं बायो कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम। वेरी गुड, तो एंजाइम यदि रहा तो ये रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। मतलब एंजाइम जो होता है ये क्या करता है बेटा, सबस्ट्रेट से जाके बाइंड करता है, देन उसको कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। ओके, मींस एंजाइम की प्रेजेंस में ये जो रिएक्शन है वो क्या होंगे बेटा, फास्ट हो जाएगी। मींस एंजाइम में कैपेसिटी है कि ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और ये जो प्रोडक्ट बना बेटा, एंजाइम भी एक प्रोटीन है और जो आगे एक प्रोडक्ट बना ये भी एक प्रोटीन है। अब ये जो प्रोटीन है बेटा आगे ही चल के इसका जो भी XYZ जो भी काम होगा वो काम करेगा और पर्टिकुलर टाइप के जो फिनोटाइप है उसको एक्सप्रेस करेगा। समझे? तो क्वेश्चन ये है कि बेटा यदि मान लो इस एंजाइम को प्रोड्यूस करना है, यदि इस एंजाइम को बनाना है, तो इस एंजाइम को बनाने का जो इंफॉर्मेशन है वो किसके पास है, वो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है बेटा एक जीन के पास। किसके पास प्रेजेंट है, एक जीन के पास ये इंफॉर्मेशन जो है रहेगी, जो क्या करेगा बेटा, उस एंजाइम को बनाएगा। ठीक है, तो एक जीन जो है यदि हम देखें तो एक जो सिंगल जीन जो है ये एक एंजाइम को बना सकता है क्योंकि उसी के पास ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, मतलब जो डोमिनेंट है, अब ये जीन में अब दो जीन रहेंगे बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कैपिटल ई है और एक स्मॉल ई है, तो इसमें से ये एंजाइम को जो बनाएगा वो कौन बनाएगा, ऑब्वियसली बेटा जो डोमिनेंट रहेगा वही इस एंजाइम को बनाएगा, जो रिसेसिव है वो इस प्रोटीन को, क्योंकि एंजाइम भी एक प्रोटीन होता है, वो इस प्रोटीन को बना पाएगा क्या, नहीं बना पाएगा। अब एक क्वेश्चन बेटा, एक स्टूडेंट आया और एक क्वेश्चन पूछता है कि सर ये डोमिनेंट है तो ये डोमिनेंट क्यों है, और यही डोमिनेंट क्यों है, ये डोमिनेंट क्यों नहीं है। मैंने बोला यार क्वेश्चन तो बहुत सही है, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। तो बेटा इसका आंसर तो अभी तक के कहीं पे भी नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका, जैसे कि कोई एक जीन यदि डोमिनेंट है तो उसके डोमिनेंट होने का रीजन यही है कि हो सकता है कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन ऐसी हुई है, ठीक है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट कुछ ऐसे हुए जिसकी वजह से डोमिनेंट हो गया, या फिर कुछ एडाप्टेशन ऐसा हुआ जिसकी वजह से एक जीन डोमिनेंट और दूसरा जीन जो है वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया, या फिर इवोल्यूशन यहाँ पे कुछ हुआ होगा, तो इवोल्यूशनरी चेंज की वजह से बेटा एक जीन जो है वो क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, और दूसरा जो है वो क्या हो गया बेटा, रिसेसिव हो गया। ओके, चलो तो हमें यहाँ पे नहीं जाना है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, और इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको चाहिए एक एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम ही है बेटा जो क्या चीज, एक केमिकल रिएक्शन का स्पीड जो है उसको फास्ट कर सकता है और वहां से क्या कर सकता है बेटा, एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। ओके, हेलो, आवाज आ रहा है ना बेटा, एवरीथिंग ओके, या कुछ प्रॉब्लम है? रिस्पांस नहीं आ रहा है यार किसी का, यस नो में रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो मैं कैसे समझूंगा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा। हेलो, एवरीथिंग इज ओके, रिवाइज करना है, कुछ आगे बढ़ना है? स्टूडेंट, एम आई ऑडिबल ऑल? हेलो,
यस सर। बहुत लेट रिस्पांस मिला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास मेरा आवाज बहुत देर के बाद आया होगा। करेंगे बेटा। ओके, अभी देखिए बेटा मैंने रिज्वाइन किया हूँ, अभी शायद यदि प्रॉब्लम आ रहा होगा आप लोगों को। हाँ, डबल आवाज वो आ सकती है बेटा, वो बीच में थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम था। मैंने रिज्वाइन किया हूँ अभी, चेक करो एवरीथिंग इज ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओके यस ग्रेट, सर। चलो बढ़िया। तो इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, डोमिनेंट क्या है क्यों है ये हम लोग देख रहे थे। तो इसमें देखिए बेटा, अभी तक के हम लोग जो यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं उस कंसेप्ट को समझेंगे। एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ यदि कहीं कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। हाँ बेटा, कल से रिज्वाइन कर लो, मेरे साइड से तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अभी, जल्दी करो। हाँ, तो देखिए बेटा यहाँ पे हम जो स्टडी कर रहे हैं, जैसे सपोज एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट बनाना है। ओके, तो इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें जो रिक्वायरमेंट है वो है किस चीज की बेटा, एंजाइम की। अब एंजाइम का जो रिक्वायरमेंट है, तो पहली चीज तो एक जीन, जैसे ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस यदि हम देखें तो यहाँ पे डीएनए, तो इसमें बेटा एक जीन ऐसा है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन है जो पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम को बना सकता है। ठीक है, ये जीन जो है जो एंजाइम प्रोड्यूस कर सकता है, तो ये जो जीन है बेटा, इस जीन के पास जो एलिल्स जो रहेंगे, ठीक है, इस जीन के पास जो एलिल्स जो रहेगा, ठीक है, क्योंकि सेल डिवीजन होने के बाद नया सेल जो फॉर्म हुआ, तो ये जो एलील आएगा बेटा वो हो सकता है वो अनमोडिफाइड एलील हो। कैसा होगा बेटा, वो अनमोडिफाइड एलील होगा। अनमोडिफाइड एलील मींस ओरिजिनल जो एलील है, या फिर हम इसको नॉर्मल एलील भी कह सकते हैं। तो जो नॉर्मल एलील है बेटा वही अनमोडिफाइड एलील है, वही एक नॉर्मल जो फिनोटाइप एक्सप्रेशन है या एक नॉर्मल प्रोटीन जो है उसे प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें जब मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है तो ये अनमोडिफाइड है, मतलब ये नॉर्मल है, और नॉर्मल होने की वजह से ही ये नॉर्मल प्रोटीन को प्रोड्यूस कर सकता है, और यही बेटा इस सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगा। बेटा ये वाला जितना भी यहाँ पे मैंने राइटिंग किया हूं आपको समझ में आया बेटा? यस, तो हम आगे बढ़ते हैं, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। यस सर। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग फिर। ग्रेट, यस सर। चलो बहुत बढ़िया बेटा। ठीक, सिद्धेश उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें। हाँ देखिए बेटा, इसके आगे अब यहाँ पे थोड़ा सा एक काम करते हैं, पहले एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ तक की, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी ने बेटा जो मॉडिफाइड एलील है उसे लेकर के 3 टर्मिनोलॉजी दी है, मतलब 3 पॉइंट्स, 3 कंडीशंस हो सकती हैं वो बताया। क्योंकि मॉडिफाइड एलील जो है, क्योंकि देखिए अनमॉडिफाइड एलील जो है, ठीक है, जब एक एलील जो नॉर्मल है ये नॉर्मल ना रह के चेंज हो गया, तो चेंज होना एलील का मतलब इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन आ गया। तो मॉडिफिकेशन जो है बेटा वो 3 कंडीशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर वो जब मॉडिफाइड हो गया तो उसमें 3 टाइप के एक्सप्रेशन वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे आएंगे वो हम देखेंगे। तो अभी पहले तो थोड़ा सा जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है वो हम देख रहे हैं, अगेन एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें पहली चीज तो सबसे पहले बेटा व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस, क्या है ये हमने समझे बेटा थोड़ी देर पहले। उसके बाद बेटा एक डोमिनेंट है, तो जीन जो है, जीन का जो एक्सप्रेशन है उसमें से 2 एलिल्स है, एलिल्स में एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। ये अभी तक के हम स्टडी करते आए हैं, ये समझ लिए बेटा, ठीक है। जो एनसीईआरटी बोल रहा है वो एक एक पार्ट बता दे रहा हूं मैं। फिर इसके बाद मेन क्वेश्चन बेटा, जीन क्या होता है? जीन जो होता है बेटा यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके पास क्या होती है बेटा, एक इंफॉर्मेशन होती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसके बेसिस पे वो सारा काम होने वाला है। और हर एक जीन जो है जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही एक पर्टिकुलर ट्रेड्स को क्या कर रहा है बेटा, एक्सप्रेस कर रहा है। और इसी तरह से एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में बेटा एक जीन की 2 कॉपी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एलिल्स कहते हैं। ओके, एक जीन की क्या होती है, 2 कॉपी होती है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, एलिल्स कहते हैं। ओके,
अब इस तरह से बेटा यदि हम 2 एलिल्स देखें तो दोनों भी एलिल्स कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, कब हेटेरोजाइगस कंडीशन रही तब। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन जब आएगी तो दोनों भी एलिल्स जो है वो आइडेंटिकल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि एक कैपिटल टी रहेगा और एक स्मॉल टी रहेगा, जिसमें हमने थोड़ी देर पहले देखे एक डोमिनेंट है तो दूसरा क्या है, रिसेसिव है। समझ गए? अब आपको ये याद होगा यहाँ पे कि मैंने लास्ट टाइम आपको इस तरह से बताया था कि बेटा ये एक क्रोमोजोम है, ये एक दूसरा क्रोमोजोम है, एक क्रोमोजोम जो फादर से आया हुआ है, एक क्रोमोजोम जो मदर से आया है। अब क्रोमोजोम में बेटा एक नंबर देख लेते हैं, सपोज क्रोमोजोम नंबर 9 है, इस 9 पे यदि आइस कलर वाला एक जीन लोकेटेड है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आई कलर का एक जीन जो है कैपिटल ए यहाँ पर है, ठीक है, और कैपिटल ए यहाँ पर भी है, तो ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये नॉर्मल इफेक्ट देंगे। हो सकता है बेटा कैपिटल ए की जगह पे यहाँ पे कुछ म्यूटेशन हो गया, ठीक है, क्या चीज, यदि इसमें कुछ म्यूटेशन हो गया तो ये कैपिटल ए तो ए ही है, ठीक है, म्यूटेशन होने की वजह से कैपिटल ए ना रह करके किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, स्मॉल ए में। तो अब ये नॉर्मल इफेक्ट नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में फाइट होंगी, फाइट होने के बाद भी बेटा अभी ये इसकी वजह से नॉर्मल इफेक्ट वहां पे फाइनली फिनोटाइप इफेक्ट वहां पे देखने को मिलेगा, बट इसकी वजह से नहीं मिलेगा। लेकिन दोनों भी एलिल्स यदि वहां पे डिफेक्ट हो जाते हैं तो ये यहाँ पर इफेक्ट आएगा, ये चीज हम यहाँ पे देखेंगे। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो एलिल्स है वो आइडेंटिकल नहीं होने वाले, क्योंकि एक एक्सप्रेस कर रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है बेटा, सप्रेस हो रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा यहाँ पे क्या चीज, इस तरह से हमारा एनसीईआरटी ने क्या बताया यहाँ पे कि वन ऑफ देम मे बी डिफरेंस ड्यू टू सम चेंज दैट इट हैज अंडरगोन, ठीक है, अबाउट विच यू रीड फर्दर, ठीक है, जो आगे यहाँ पे बताया, मीन्स यहाँ पे फाइनली हमको मॉडिफाइड एलील जो है उसका क्या इंफॉर्मेशन हो सकता है और वो क्या कर सकता है, ये हमें यहाँ पे समझना है। ओके, तो इसमें देखिए बेटा फाइनली एक जीन जिसके पास एक इंफॉर्मेशन है, जो क्या कर रहा है बेटा, एक पर्टिकुलर टाइप के एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब इस जीन की बेटा 2 कॉपी होंगी, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है जो क्या कहलाता है बेटा, एलील्स, तो इसकी 2 कॉपी ऑफ एलेलिक फॉर्म है। ओके, अब 2 कॉपी ऑफ एलेलिक फॉर्म है, तो यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा कॉमन यदि देखें तो नॉर्मल यदि एलील्स रहा तो नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। एलील नॉर्मल कब रहेगा, जैसे कि सपोज हम टी का ही एग्जांपल देखते हैं, टॉल का, तो यदि एलील नॉर्मल है कैपिटल टी, तो ऑब्वियसली बेटा प्लांट की हाइट जो रहेंगी वो टॉल रहेंगी। यदि कैपिटल टी नॉर्मल नहीं है, इसमें म्यूटेशन हो गया, दोनों भी एलील में म्यूटेशन हो गया, तो यहाँ पे ये स्मॉल टी आ गया, तो ये कैपिटल टी क्या था, अनमोडिफाइड था, इसका मॉडिफिकेशन हो गया बेटा, तो मॉडिफिकेशन होने की वजह से वो क्या हो गया बेटा, स्मॉल टी। तो अब नॉर्मल फिनोटाइपिक इफेक्ट नहीं देगा, मींस यहाँ पे ये जो कंडीशन आएंगी वो क्या आएंगी बेटा, ड्वार्फ हो जाएंगी। ठीक है, यही चीज हमारे को नेक्स्ट स्टेटमेंट में बताया बेटा, लेट अस एज्यूम द मोर कॉमन दैट द नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम, जो नीडेड होता है किस चीज के लिए बेटा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट, क्योंकि सपोज ये एक जीन है, इसका नॉर्मल एलील है, तो ये हो सकता है कि कैपिटल ई या हो सकता है स्मॉल ई बनाए। कैपिटल ई बेटा नॉर्मल एंजाइम है और स्मॉल ई जो है वो डिफेक्टिव एंजाइम है, ठीक है। तो ये एंजाइम जो है ये क्या करेगा बेटा, इस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करेगा पर्टिकुलर टाइप के प्रोडक्ट में, कौन सा वाला बेटा, कैपिटल ई, कब, जब एलील नॉर्मल रहेगा तब जाके ये यहाँ पे रिएक्शन होंगी। तो इसके लिए बेटा यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे 3 कंडीशन बनती है, ठीक है, 3 कंडीशन, जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे बेटा, यदि मान लो एक सेल में एक पर्टिकुलर एक जीन है, उस जीन का ये जो एलील है, ये एलील यदि बेटा एक्सप्रेस हो रहा है, और एक्सप्रेस होने के बाद बेटा हो सकता है कि वो नॉर्मल रहे मीन्स वो एलील अनमोडिफाइड रहे, आगे नया सेल डिवीजन हुआ, न्यू सेल फॉर्म होने के बाद वो क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, तो इफेक्ट भी यहाँ पे क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये आ सकती है बेटा कि यहाँ पे जो एलील्स है, ठीक है, ये ऐसा बन जाएगा जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, कुछ ना कुछ चेंज हुआ ना उसमें, तो चेंजेस होने की वजह से क्या कह सकते हैं बेटा,
वो ऐसा भी बन सकता है जो या तो फंक्शन लेस हो या फिर उसकी एफिशिएंसी कम हो। जैसे नॉर्मल एक रिएक्शन हो रही थी, रिएक्शन में बेटा 1 मिनट में 100 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा था, कौन सा, ये नॉर्मल वाला। बट ये इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, तो अब ये 1 मिनट में 100 ना करते हुए वो कितने 80 ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही बनाएगा। ओके, समझ में आ गया। थर्ड नंबर की कंडीशन यहाँ पे ये हो सकती है बेटा कि कोई भी एंजाइम बनेगा ही नहीं। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो आगे का किसी भी टाइप का इफेक्ट जो है वो वहां पे देखने को मिलेगा ही नहीं। मतलब या तो टोटली फिनोटाइप क्या हो गया, वहां पर टोटल फिनोटाइप जो है वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे एक नॉर्मल फिनोटाइप यदि देखें तो वो नॉर्मल एलील ही उसे कंट्रोल करेगा, दूसरा एलील उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अब देखो ये जितना भी मैंने पार्ट बताया हूं, अगेन मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के एक एक स्टेटमेंट से समझाता हूं, ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे देखिए बेटा, पहली चीज तो हम लोगों ने क्या देखे कि थ्योरेटिकली मॉडिफाइड एलील जो है, ठीक है, मॉडिफाइड, समझ में आ रहा है ना, मॉडिफाइड कौन सा है, मॉडिफाइड नॉर्मल एलील नहीं है। ठीक है, नॉर्मल वाला कभी भी नहीं हो सकता मॉडिफाइड। ठीक है, अनमॉडिफाइड जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, और जो नॉर्मल रहेगा वही वाला जो है वो क्या करेगा बेटा, एक नॉर्मल फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन अनमॉडिफाइड जो है वो नॉर्मल नहीं है, तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे ये 3 टाइप के इफेक्ट दे सकता है जब वो नॉर्मल नहीं है तो। ठीक है, क्योंकि बेटा मॉडिफाइड एलील होने के बाद वो हो सकता है कि नॉर्मल मॉडिफाइड बने। मॉडिफिकेशन के बाद पहली कंडीशन तो ये आ सकती है ना बेटा कि क्या हो सकता है बेटा, या तो नॉर्मल बने, बट नॉर्मल बना भी तो हो सकता है उसमें उसकी एफिशिएंसी जो होंगी वो बहुत कम होंगी। ओके, समझ में आ रहा है बेटा क्या बता रहा हूं मैं। यदि मान लो एलिल मॉडिफाइड हो गया और नॉर्मल भी रहता है तो वो बेटा उसका एफिशिएंसी कम हो सकता है, पहली कंडीशन। एफिशिएंसी कम होगा तो थोड़ी देर पहले मैंने ग्लूकोज वाला एग्जांपल आपको बताया। ठीक है, सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये आ सकती है बेटा कि एलिल यदि मॉडिफाइड हो गया तो किसी भी टाइप के एंजाइम्स को बना ही नहीं रहा, नॉन फंक्शनल एंजाइम। नॉन फंक्शनल एंजाइम है तो सबस्ट्रेट को वो किसी भी टाइप के प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन उसका कर ही नहीं पाएगा। ओके, सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्मेशन जो है क्या होगा बेटा, नहीं होगा। थर्ड कंडीशन क्या आती है बेटा, थर्ड कंडीशन ये आती है बेटा कि क्या चीज, ये नॉन फंक्शनल है, एंजाइम बना तो बट वो कैसा है, नॉन फंक्शनल है। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे हम देखें तो वो ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एंजाइम नहीं बनेगा। 3 कंडीशन हो सकती है बेटा, ये तीनों भी स्टेटमेंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। हो सकता है वॉइस फ्लक्चुएट हो रही होंगी, एक बार रिस्पॉन्स करो, यदि ओके है तो आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज रिवाइज करते हैं। रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से। क्लियर क्लियर है, सर। ओके बेटा, ठीक, ग्रेट। यहां तक समझ में आया बेटा, ये तीनों भी पॉइंट समझे आप लोगों को। तीनों भी पॉइंट में एलिल जो है बेटा मॉडिफाइड हो गया है, क्योंकि एक एलिल था, ये एलिल जो है जब सेल डिवीजन हुआ और नया जब वहां पे एलिल जब फॉर्म हुआ है तो वो मॉडिफाइड हो गया है, और मॉडिफिकेशन के बाद नॉर्मल भी हो सकता है वो, या फिर फंक्शनलेस भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी टाइप के वो एंजाइम नहीं बनाए। ऐसे 3 टाइप के एक्सप्रेशन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, अब 3 टाइप के जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेंगे तो कोई भी फिनोटाइप जो है नॉर्मल एलील को कैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए बेटा जो भी है, अब यहाँ पे जैसे कि ये क्रोमोजोम है हमारा, ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में यदि हम देखें तो यहाँ पे ये डीएनए हो गया। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें क्या है बेटा, यहाँ पे इसमें प्रेजेंट है जीन। ठीक है, जीन यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ओके, तो अब ये जो जीन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो अब इसमें यदि हम इस कंसेप्ट को समझते हैं तो इसमें पहली चीज तो बेटा ये आएंगी कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन हो रहा है, तो जैसे कि कैपिटल ए एंड अगेन कैपिटल ए, ये नॉर्मल वाला था। ठीक है, ये नॉर्मल था। हाँ, मॉडिफाइड होने के बाद नॉर्मल कैसे होगा वो बता रहा हूं बेटा।
ये नॉर्मल था। जब न्यू सेल डिवीजन हुआ और न्यू सेल डिवीजन के बाद बेटा सेम क्रोमोसोम जो है ये मॉडिफाइड हो गया। मॉडिफाइड हुआ मतलब यहाँ पे म्यूटेशन हो गया बेटा इसमें, ठीक है, या फिर कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज आ गई, तो इसमें एडाप्टेशन कुछ ऐसा हुआ कि हो सकता है बेटा ये कैपिटल ए और कैपिटल ए ऐसा का ऐसा ही रहा, तो ये नॉर्मल तो बना बट इफिशियंसी पहले के कंपैरिजन में कम रही। इसी चीज को हम देख रहे हैं बेटा। सिद्धेश समझ में आ गया? ठीक, मोर इफिशियंट भी हो सकता है, ठीक है, बट हमें अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाना है और ऑब्वियसली म्यूटेशन हो रहा है तो मोर इफिशियंट तो नहीं होगा, ठीक है, ऐसा बहुत कम होता है। फिर उसके बाद बेटा ये कंडीशन तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। पहली वाली क्या है बेटा? नॉर्मल वाली और लेस इफिशियंस वाली। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है बेटा कि जैसे कि सपोज यहाँ पे ये क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम में बेटा म्यूटेशन जो हो रहा है वो दोनों साइड में नहीं हो रहा, म्यूटेशन सिर्फ इधर साइड हो रहा है। ओके, म्यूटेशन जो है वो सिर्फ एक ही साइड हो रहा है। तो अब जब एक ही साइड में म्यूटेशन हुआ तो एक साइड का जो एलील है कैपिटल ए ही रहेगा, बट दूसरे साइड कैपिटल ए ना रहकर ये हो गया बेटा स्मॉल ए। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो है किसकी वजह से मिलेगा? पहली कंडीशन में भी टॉल था, दूसरे कंडीशन में भी टॉल ही रहेगा, और बट टॉलनेस क्या है? ये कैपिटल ए वाला बेटा ये नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है और ये स्मॉल वाला फॉल्टी प्रोटीन बना रहा है। तो ये जो नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है इसकी वजह से बेटा फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन यहाँ पे डिपेंड करेगा, न कि सेकंड वाले की वजह से। समझे? अब इसके बाद अब ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। अब बाई चांस बेटा ये वाला भी, इसमें भी यदि म्यूटेशन हो जाए और ये भी यदि स्मॉल ए हो गया तो अब यहाँ पे बेटा फिनोटाइप एक्सप्रेशन जो चाहिए वो बनेगा ही नहीं, यहाँ पे एक्सप्रेशन ही बदल गया। समझे? तो ये तीन कंडीशन यहाँ पे बनती है, यही चीज हमें एनसीईआरटी से समझ में आ रही है। ओके, चलो वन बाय वन एक एक पार्ट को हम समझते हैं अब यहाँ पर कैसे यहाँ पे एक्चुअली क्या लॉजिक यहाँ पे काम करेगा। ओके, बीच में ब्रेक हुआ आवाज अभी अभी सही है बेटा? कहीं कुछ पार्ट रिवाइज करना है तो पूछ लो। देखो बेटा जल्दी से, ओके है तो आगे बढ़ते हैं, रिस्पॉन्स करो बाकी लोग। प्रणाली, यस सर, बाकी लोग रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ओके ग्रेट, क्लियर है। चलो सभी का रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ रहा है बेटा, एक्सेप्ट 1 और 2, ऑल गुड, ग्रेट। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे अब हमारा जो एनसीईआरटी है वो हमें क्या समझा रहा है। सबसे पहले अब यहाँ पे हम कंडीशंस देखेंगे बेटा, ठीक है। कंडीशन मीन्स यहाँ पे केस फर्स्ट केस जो है क्या हो सकता है। तो फर्स्ट केस यदि हम देखें बेटा तो फर्स्ट केस में मॉडिफाइड एलील, थोड़ी देर पहले बेटा सिद्धेश और कुछ लोगों के यहाँ पे डाउट आया था, यदि मान लो ये मॉडिफाइड एलील है, मॉडिफाइड एलील मतलब जो नया बना है, तो मॉडिफाइड एलील यदि इक्विवेलेंट है किसके? अनमॉडिफाइड के, केस ये हो सकता है। तो अब बताओ बेटा यहाँ पे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैसे होगा? यहाँ पे फिनोटाइप एक्सप्रेशन नॉर्मल होगा कि नहीं? फर्स्ट केस ये कह रहा है, वेरी गुड। यदि हम टॉल ही समझ रहे हैं, ठीक है, एक एक कैरेक्टर को लेके देखेंगे तो हमको ज्यादा इजीली समझेगा। तो बेटा फर्स्ट केस यही कह रहा है कि मॉडिफाइड एलील यदि इक्विवेलेंट है अनमॉडिफाइड एलील के, तो यहाँ पे क्या चीज बेटा जो प्रोड्यूस करेगा, जो पहले फिनोटाइप प्रोड्यूस हो रहा था वो सेम टाइप का फिनोटाइप अभी भी यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, सेम फिनोटाइप ट्रेट्स यहाँ पे भी प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट का क्या हो रहा है बेटा? ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इक्विवेलेंट एलील पेयर जो रहेंगे ये बहुत कॉमन होते हैं बेटा, ठीक है। मॉडिफिकेशन के बाद भी ये जो एलील पेयर जो रहता है ये कॉमन होता है, ठीक है। ये कंडीशन आती है पहला केस। बट केस नंबर 2, यदि एलील प्रोड्यूस कर रहा है नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, ये बेटा फर्स्ट केस था, ठीक है। एनसीईआरटी ने एक ही जगह पे सारी चीजें बता दी। ओके, अब ये सारे इसको भूल जाओ और अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट याद करो, इसको हम बाजू में करते हैं अभी। अब यदि मान लो यहाँ पे केस सेकंड आते हैं हम लोग, और सेकंड कंडीशन यदि हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या चीज एलिल ने यदि प्रोड्यूस किया नॉन फंक्शनल एंजाइम,
या फिर नो एंजाइम, तो फिनोटाइप इस टाइम पे बेटा अफेक्ट होगा। ये आता है बेटा केस 2 में, वहां पे नोट करके रख लेना, आपके पास एनसीईआरटी होंगी तो ये सेकंड केस में आएगा। ओके, एलिल ने, क्योंकि देखो कौन सा, अभी यहाँ पे मोडिफाइड एलिल जो है अनमोडिफाइड एलिल के इक्विवेलेंट था पहले, बट यहाँ पे मोडिफाइड एलिल जो है वो अनमोडिफाइड एलिल के इक्विवेलेंट नहीं है, तो वहां पे बेटा नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम होता है, जिसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा तो फिनोटाइप भी क्या होगा बेटा, इफेक्ट हो जाएगा। समझा बेटा, ये दोनों पॉइंट एक एक लाइन अच्छी तरह से समझ लेना बेटा, तभी आपको बहुत अच्छे से समझेगा। ओके, कल्याणी सर वो मॉडिफाइड ही कहाँ है, क्या समझा नहीं बेटा, कल्याणी क्या बोलना चाह रहे हो? हाँ 1 मिनट बेटा, रिपीट कर दे रहा हूं। जस्ट वेट। ईश्वरी सर अनमोडिफाइड डोमिनेंट होगा क्या फर्स्ट केस में? कलश सर स्लाइड 14 बताइए। ओके बता दे रहा हूँ, जस्ट वेट, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है थोड़ा सा। देखिए बेटा स्लाइड 14 जो है, इसमें देखो ये एक सेल है, ध्यान से समझना, ये एक सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस ये क्रोमोजोम, क्रोमोजोम पे जीन है, जीन में क्या होता है बेटा, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, मींस यहाँ पे प्रेजेंट है एलिल्स। अब यहाँ पे एलिल्स जो है जब ये एक्सप्रेस हो रहा है, ठीक है, एलिल जब एक्सप्रेस हो रहा है तो पर्टिकुलर वो क्या कर रहा है बेटा, कैरेक्टर्स जो है उसको एक्सप्रेस करेगा, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा। जब ये सेल डिवीजन होके एक न्यू सेल बनेगी तो यहाँ पे हो सकता है कि इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, हो सकता है ना, म्यूटेशन हो सकता है, कुछ क्लाइमेटिक चेंजेस आ जाए, कुछ एडाप्टेशन ऐसा हो जिसकी वजह से जो एलिल है, ठीक है, जो नॉर्मल एलिल है वो नॉर्मल ना रह के क्या हो जाएगा बेटा, मॉडिफाइड हो जाएगा। जब ये एलिल मॉडिफाइड हो गया तो बेटा 3 कंडीशन के वो रिस्पॉन्स दे सकता है, 3 टाइप से, या तो बेटा वो नॉर्मल एलिल भी बना सकता है, ठीक है, जिससे बेटा एंजाइम बनेगा तो, लेकिन लेस इफिशिएंट एंजाइम बनेगा। दूसरा बेटा वो नॉर्मल बन तो रहा है एंजाइम, लेकिन बेटा वो एंजाइम कैसा रहेगा, कोई काम का नहीं रहेगा, या फिर वो किसी भी टाइप के एंजाइम को नहीं बनाएगा। ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो इसमें केस फर्स्ट में हमने ये देखे बेटा कि यदि मान लो बेटा मॉडिफाइड एलील जो है ये इक्विवेलेंट है अनमोडिफाइड के, तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों एक जैसे है, तो ये कैपिटल ई बना रहा था तो ये भी कैपिटल ई ही बनाएगा, कुछ चेंज आएगा क्या इसमें? नहीं। तो ये जो कैपिटल ई जो सबस्ट्रेट को जिस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा था, सेम फंक्शन बेटा इसका भी ऐसे ही रहेगा। समझ में आ गया? कोई चेंज नहीं। तो यहाँ पे यही बताया कि ये जो प्रोड्यूस कर रहा है, इट विल प्रोड्यूस सेम फिनोटाइपिक ट्रेट, जिसका रिजल्ट जो रहेगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, लेकिन मान लो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट एलिल पेयर जो रहते हैं ऐसे वाले, ये बहुत कॉमन होते हैं, लेकिन यदि यहाँ पे कंडीशन चेंज हुई, एलिल ने यदि प्रोड्यूस किया नॉन फंक्शनल एंजाइम या फिर नो एंजाइम, तो फिनोटाइप अफेक्ट होगा। तो ये एलिल जो है कब ये वाले कंडीशन प्रोड्यूस करेगा बेटा, तो देखो बेटा वापस से उसी केस पे आते हैं, पिछले वाले स्लाइड को फिर से बता रहा हूं। देखो बेटा 3 कंडीशन यहाँ पे हमने देखे थे, तो पहला केस में ये आ रहा है, लेकिन एलिल ने बेटा ये 2 कंडीशन यहाँ प्रोड्यूस की, तो फिनोटाइप ऑब्वियसली यहाँ पे बदलने वाला है। सेम रहेगा क्या यहाँ पर? नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे यही बताना चाह रहा है कि एलिल जो है उसने यदि चेंज किया, तो इस तरह से जो फिनोटाइप या फिर ट्रेट्स जो है, अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, जो फिनोटाइप है वो किस पर डिपेंड करेगा, आप ही बताइए। नॉर्मल फिनोटाइप जो आए यदि आप चाह रहे हो, तो नॉर्मल फिनोटाइप किस पर डिपेंड करेगा? नॉर्मल फिनोटाइप बेटा वो डिपेंड करेगा फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलिल। अनमोडिफाइड मतलब
नॉर्मल फिनोटाइप नॉर्मल एलील जो है, नॉर्मल एलील जो है वही नॉर्मल फिनोटाइप बना सकता है। मतलब ये नॉर्मल एलील का एक्चुअली फंक्शन क्या है इस पर डिपेंड करेंगे। अब ये कैसे कर रहा है देखो, फिर से वही वाला डायग्राम बता रहा हूँ जो इसके पहले भी मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। ठीक है, देखो बेटा ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, पेयर में रहते कि नहीं जानते हो बेटा आप, पता है आपको इस तरह से। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे कि सपोज ये कैपिटल ए था, ये भी कैपिटल ए था, यदि मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने की वजह से अब यहाँ पे जो नया पेयर यहाँ पे जो फॉर्म होगा, तो नया पेयर इस तरह से ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में अब यहाँ पे जो चेंजेस आ गए, तो चेंजेस होने की वजह से बेटा ये तो कैपिटल ए रहेगा बट ये स्मॉल ए रहेगा। तो इसमें मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये वाला तो नॉर्मल प्रोटीन बना रहा है बट ये वाला जो है ये फॉल्टी प्रोटीन बनाएगा। तो इसका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है वो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, फंक्शनिंग ऑफ नॉर्मल एलील, ना कि ये, समझे। तो नेक्स्ट स्लाइड में बेटा यही बताया हुआ है कि फिनोटाइप जो है, क्या चीज बेटा, जो फिनोटाइप जो है ये डिपेंड होता है किस पे बेटा, फंक्शनिंग ऑफ अनमोडिफाइड एलील। अनमोडिफाइड एलील मतलब जो नॉर्मल वाला है, क्योंकि एक क्रोमोसोम जो है इसमें एक एलील जो है नॉर्मल है और दूसरा जो है वो मॉडिफाइड हो गया, तो ये अनमोडिफाइड एलील जो है इसी पर क्या है उसका फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि ये तो फॉल्टी बना रहा है ना, तो यही डोमिनेंट है जो इस सारे कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है अभी। ओके हेलो, ये समझा बेटा, क्लियर हुआ क्या? आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट इसके बाद देखिए, अब जो अनमोडिफाइड एलील है उसका यदि हम देखें, या फंक्शनल एलील, वो ही ओरिजिनल फिनोटाइप को बना रहा है। क्या चीज, अनमोडिफाइड या फिर फंक्शनिंग एलील जो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज बेटा, ओरिजिनल फिनोटाइप को, अब वही बेटा डोमिनेंट है। यदि मॉडिफाइड हो गया तो मॉडिफाइड किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा, रिसेसिव एलील को, समझ रहा है। मॉडिफाइड वाला रिसेसिव बना रहा है, अनमोडिफाइड वाला डोमिनेंट बना रहा है। ये वाला डायग्राम बार बार याद रखना बेटा आप। ये जो मैं क्रोमोसोम बना रहा हूं ना, यहाँ पर क्रोमोसोम में पहले दोनों भी नॉर्मल थे, क्रोमोसोम में दोनों भी पहले क्या थे, नॉर्मल थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये आगे आया जिसमें एक तो नॉर्मल था, दूसरा क्या हो गया, चेंज हो गया। तीसरी कंडीशन आई, ये क्रोमोसोम है, दोनों भी चेंज हो गए। अनमोडिफाइड एलील ही तो डोमिनेंट रहेगा बेटा वैष्णवी, क्योंकि वही नॉर्मल एलील है। अनमोडिफाइड मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं आया है, और चेंज किस में नहीं आया बेटा, ये वाला जो इसमें चेंज नहीं है, ये वाला इसमें चेंज नहीं है। अब यहाँ पे तो चेंज नहीं आया बट यहाँ पर चेंज आ गया है, ठीक है। तो ये वाला अनमोडिफाइड है, ये वाला मॉडिफाइड होके कैपिटल ए ना रह के क्या हो गया, स्मॉल ए हो गया है। वैष्णवी बेटा समझ में आया, हेलो। ओके ग्रेट, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों का रिस्पॉन्स बेटा, यस या नो, आगे कंटिन्यू करें बेटा, सभी लोग रिस्पॉन्स करो जल्दी से। ग्रेट, चलो सभी का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी देखिए बेटा इसके बाद इसके आगे का जो कंडीशन है वो क्या कहता है। तो इसमें देखिए बेटा हम लोगों ने क्या देख लिया, यहाँ पे जो अनमोडिफाइड एलील जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है क्या चीज, ओरिजिनल फिनोटाइप। ओके, जिसकी वजह से वहां पे एक्सप्रेशन आ रहा है, और जो मॉडिफाइड हो गया वो क्या है, रिसेसिव है, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से बेटा ये जो एग्जांपल है इसमें रिसेसिव ट्रेड्स यदि देखने को मिल रहा है तो वो किसकी वजह से मिलेगा बेटा, नॉन फंक्शनिंग एंजाइम, या फिर मॉडिफाइड वाला जो रहेगा। और मॉडिफाइड वाला जो हो सकता है वो कोई भी टाइप के फंक्शनिंग एंजाइम भी नहीं बनाए, या फिर किसी भी टाइप का एंजाइम को प्रोड्यूस भी ना करे। बस इतना सा ही कंसेप्ट है बेटा इसमें, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं बेटा कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस समझ में आया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। अब कुछ एक्सेप्शन थे बेटा डोमिनेंस के, जिसमें फर्स्ट हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टडी कर चुके हैं।
एंटीरेनम मैजेसस एक प्लांट है, ठीक है, स्पीसीज है। स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर कहते हैं जिसे, और मिराबिलिस जलाफा, 3 प्लांट है बेटा जहां पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस को बताया है। मींस जब रेड कलर के फ्लावर का व्हाइट कलर के फ्लावर से क्रॉस होता है तो अकॉर्डिंग टू मेंडल सारे के सारे रेड आना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस यही कहता है। बट यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर जब मिक्स होता है तो यहाँ पर रेड ना आते हुए क्या आता है बेटा, पिंक आता है, ठीक है। तो ये कैपिटल आर रेड अपना 100% वहां पे डोमिनेंट नहीं हो पाया, आधा ही डोमिनेंट हुआ, तो इसलिए उसे कहते हैं बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। पास्ट के लेक्चर अवेलेबल है, वीडियो देख सकते हो आप, यदि आप लोग ये वाला क्लास अटेंड नहीं किए होंगे तो। ओके, डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया हूँ, और जो एग्जांपल्स बताया हूँ बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सेकंड आता है बेटा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में बेटा हम लोगों ने ब्लड ग्रुप का एग्जांपल देखे थे। यदि मान लो एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप ए है और दूसरा जिसका ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है बेटा ऑब्वियसली उसमें जो एलील है वो उसमें जो एंटीजन रहेंगे उसके आरबीसी में वो ए वाले रहेंगे, जो कि उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। जिसका ब्लड ग्रुप बी है बेटा उसके आरबीसी में बेटा एंटीजन बी रहेंगे, क्योंकि उसके बॉडी में जो जीन है वो बी को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन बेटा जब ए और बी दोनों भी साथ में आते हैं तो दोनों भी बेटा डोमिनेंट है एक दूसरे पे, तो दोनों साथ साथ डोमिनेंट होंगे बेटा। और जब दोनों भी साथ साथ डोमिनेंट होंगे तो इस टाइम पे ब्लड ग्रुप जो आता है वो ए बी ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करते हैं। ये हम लोगों ने कोडोमिनेंस में लास्ट लेक्चर में ये भी हम लोगों ने स्टडी किया है बेटा, जो एक्सेप्शंस है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस का, ठीक है। ये भी बेटा पांच लेक्चर में इसका सारा डेटा अवेलेबल है, आई थिंक लेक्चर 2 होगा जहां तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए बेटा। उसके बाद बेटा ब्लड ग्रुप पैटर्न हम लोगों ने जो देखे थे, नॉट ओनली कोडोमिनेंस, इसी के साथ साथ बेटा ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला एक जीन आई है, इसके 3 वर्जन है, आई ए, आई बी और आई ओ। तो एक सिंगल जीन जब 3 एलील से कंट्रोल होता है तो इसे कहते हैं मल्टीपल एलील्स। अच्छा पूनम, हाँ लेक्चर 3 में दिया है बेटा ये, ठीक है, ओके। लेक्चर 3 में ये डिटेल दी है तीनों को लेकर के, आप 3rd लेक्चर एक बार देख लेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट, कोडोमिनेंट और मल्टीपल एलील्स ये हम लोगों ने स्टडी किया बेटा। इसके बाद बेटा अगेन एक और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, यह है प्लियोट्रॉपी। तो बेटा एनसीईआरटी ने इनकम्प्लीट डोमिनेंट कोडोमिनेंट को तो रिप्रेजेंट किया है, मल्टीपल एलील को भी एक जगह थोड़ा सा बताया है। प्लियोट्रॉपी डायरेक्ट एज इट इज ऐसा टर्म नहीं बताया है, लेकिन इसके सारे एग्जांपल्स बताए हुए हैं, जिसका एक कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूं आप चाहो तो प्लियोट्रॉपी को लेकर के, ठीक है। गौरव का डाउट है मल्टीपल एलील एक्सप्लेन करना है, हाँ मल्टीपल एलील एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। देखिए जब पर्टिकुलर एक जो ट्रेट है, जैसे कि सपोज ब्लड ग्रुप हम देख रहे हैं, क्या चीज बेटा, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करने वाला एक ही जीन है, जीन आई, लेकिन ब्लड ग्रुप बेटा ए होता है, बी होता है और ओ होता है। तो बेटा ये तीनों भी ब्लड ग्रुप जो आ रहे हैं उसके लिए अलग अलग टाइप के जीन नहीं आएंगे, ठीक है। ये तीनों भी ब्लड ग्रुप जो है बेटा एक ही जीन से कंट्रोल होगा, बट ये तीनों ब्लड ग्रुप के लिए बेटा 3 एलील्स आएंगे। जब 3 एलील मिलके जब एक अकेला काम कर रहा है, मतलब आई ए, आई बी और आई ओ, ये 3 एलील्स है बेटा। तो 3 एलील्स मतलब जो कि हमेशा पेयर में होते हैं, आई ए आई ए, आई बी आई बी, आई ओ आई ओ। तो तीनों भी एलील्स मिलकर के जब वो सिंगल एक ही फिनोटाइप एक्सप्रेशन दे रहा है, और सिंगल फिनोटाइप एक्सप्रेशन क्या है बेटा, कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड ग्रुप। तो बहुत सारे एलील मिलकर के एक जीन को कंट्रोल कर रहे हैं और वो जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, ये कहलाता है मल्टीपल एलील्स। गौरव समझ में आया बेटा? हेलो, यस तो आगे बढ़ते हैं, नो तो रिवाइज करवाता हूं, कुछ प्रॉब्लम है? ओके ठीक है बेटा, ग्रेट गौरव समझ में आ गया। फिर इसके बाद बेटा प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी की यदि हम बात करें बेटा, तो प्लियोट्रॉपी में एक जीन, ये एक सिंगल जीन है, जब सिंगल जीन बेटा ये जब मल्टीपल इफेक्ट कंट्रोल करता है, इफेक्ट 1 2
3, 4। तो सिंगल जीन जब मल्टीपल इफेक्ट कंट्रोल करता है तो उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या कहते हैं बेटा इसे? प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी मींस जीन रेगुलेट मल्टीपल फिनोटाइप इफेक्ट। बहुत सारे एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। एक एग्जांपल बेटा सिकल सेल एनीमिया का है, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया को थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, बट उसके पहले बेटा कोडोमिनेंट के बाद वाला जो पोर्शन में एनसीईआरटी ने एक एग्जांपल जो है बताया है पी के प्लांट को लेकर के। पी के प्लांट में जो सीड है उसमें एक तो स्टार्च का जो सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्च के सिंथेसिस को बताया है बेटा, कितना स्टार्च ग्रेन बन रहा है, और उसी के ऐसे बेसिस पे सीड जो है उसका सेप कैसा होता है, इस चीज को एक्सप्लेन किया बेटा। ये एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी का ही है, ठीक है। किसका है बेटा? ये एग्जाम्पल प्लियोट्रॉपी का ही एग्जाम्पल है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा बेटा, अभी मैं जो आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, तो ध्यान से समझेंगे बेटा। तो पहली चीज तो बेटा यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। क्या चीज बेटा? देखिए प्लियोट्रॉपी की यदि हम बात करें तो जो प्लियोट्रॉपिक जीन है, ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन, थोड़ी देर पहले डेफिनेशन बताया बेटा, जब जीन कंट्रोल कर रहा है मोर देन वन कैरेक्टर, एक ही जीन है। मल्टीपल एलील में क्या था, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था। बट प्लियोट्रॉपी में क्या है, एक जीन एक इफेक्ट इधर दे रहा है और दूसरा इफेक्ट इधर दे रहा है। तो एक जीन जब मोर देन वन कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा तो वो कहलाता है बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन, और इस फिनोमिना को कहते हैं बेटा प्लियोट्रॉपी। मींस यहाँ पे मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बेटा पी प्लांट है, उसमें एक अकेला जीन है, वो बेटा जीन सीड के सेप को भी बना सकता है और उसी में स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस जो है उसको भी बढ़ा सकता है। तो यहाँ पे बेटा जो जीन है, ठीक है, जीन जो है बेटा इसमें जो कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम है बेटा बी, कैपिटल बी। कैपिटल बी और कैपिटल बी जब ये होमोजाइगस कंडीशन में रहेगा, ठीक है, तो ये एक सिंगल अकेला जीन क्या कर रहा है बेटा, एक तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में स्टार्च ग्रेन का सिंथेसिस करेगा। जितना ज्यादा स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस हुआ ऑब्वियसली सीड जो रहेंगे वो राउंडेड रहेंगे, क्योंकि ये बीज है, इसमें अंदर इतना सारा स्टार्च बन गया, तो ऑब्वियसली स्टार्च बना तो सीड जो है कैसा रहेगा, राउंडेड रहेगा। समझ गए? लेकिन बेटा ये कैपिटल बी की जगह पे जब यहाँ पे स्मॉल बी आ गया, तो अब ऑब्वियसली बेटा एक कैपिटल बी अच्छी तरह से बना रहा था, दूसरा थोड़ा कम बनाएगा, तो स्टार्च का सिंथेसिस कम हुआ। बट फिर भी बेटा एक जो कैपिटल बी है उसकी वजह से सीड जो है वो राउंडेड रहेंगे, क्योंकि जितना उसको चाहिए उतना बना रहा है। लेकिन बेटा जब दोनों भी स्मॉल बी हो जाएंगे तो बेटा ये जो है स्टार्च ग्रेन बहुत कम बनेगा, जिसकी वजह से सीड जो है वो क्या होते हैं बेटा, रिंकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सीड का शेप जो है बदल जाता है, क्योंकि स्टार्च का सिंथेसिस भी नहीं हो पाया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इसी पोर्शन को हमारे एनसीईआरटी ने जो एग्जाम्पल से समझाया है, लाइन टू लाइन हम एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझ में आ जाते सकते बेटा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी कह सकते हैं और प्लियोट्रॉपी भी कह सकते हैं, बट यहाँ पे मेनली प्लियोट्रॉपी हम इसलिए कहेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे दोनों भी आ रहा है, बट यहाँ पे हम एक जीन के टर्म में समझ रहे हैं, एक जीन दो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे पहली चीज तो क्या बताया बेटा, ओकेशनली सिंगल जीन प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस मेनी मोर देन वन इफेक्ट। देखो बेटा सिद्धेश, इसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने फर्स्ट स्टेटमेंट में यहाँ पे जो बोला कि सिंगल जीन जब प्रोड्यूस कर रहा है मोर देन वन इफेक्ट, तो ये डेफिनेशन होती है बेटा प्लियोट्रॉपी की, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की नहीं होती है। इसलिए बेटा यहाँ पे हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे नहीं आएंगे। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम आए तो इसके बाद देखिए क्या बताया, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है किसका बेटा, स्टार्च के सिंथेसिस का। तो स्टार्च का जो सिंथेसिस हो रहा है किसमें बेटा, पी के सीड में, जो कंट्रोल हो रहा है स्टार्च का सिंथेसिस एक सिंगल जीन से। तो एक सिंगल जीन जिसके दो एलील रहेंगे, एक कैपिटल बी और एक स्मॉल बी रहेगा। ओके, अब कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो स्टार्च का जो सिंथेसिस जो हो रहा है वो इफेक्टिवली स्टार्च कब सिंथेसाइज होगा बेटा, जब एलिल डोमिनेंट होमोजाइगस कंडीशन रहेंगी कैपिटल बी कैपिटल बी।
ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन है तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में स्टार्च बनेगा। लेकिन बेटा ये दोनों भी होमोजाइगस स्मॉल बी रिसेसिव कैरेक्टर यदि रहा तो यहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस का जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगा, मतलब स्टार्च ग्रेन बहुत कम बन रहा है। तो जब यहाँ पे फाइनली मेचुरेशन होगा सीड का तो कैपिटल बी की वजह से सीड, क्योंकि देखो ज्यादा स्टार्च यदि बना तो सीड जब मैच्योर होंगे तो मैच्योर होने के बाद राउंडेड होगा, और स्टार्च बहुत कम बना तो सीड मैच्योर होने के बाद रिंकल हो जाएगा। तो कैपिटल बी मैच्योर होगा या फिर स्मॉल बी वाले सीड मैच्योर होंगे। तो कैपिटल बी के मैच्योरेशन से बेटा जो सीड आएंगे वो राउंडेड आएंगे, और स्मॉल बी का मैच्योरेशन हुआ तो सीड जो रहेंगे वो रिंकल रहेंगे। ओके, लेकिन यहीं पे जब कंडीशन आती है कौन सी वाली बेटा, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगोट वाली कंडीशन हम देखते हैं तो इस कंडीशन में बेटा एक कैरेक्टर मतलब दो वहां पे अलग अलग वहां पे एलिल्स हो गए, तो एक से बेटा राउंडेड सीड बन तो रहा है, ठीक है, जो किसकी वजह से आ रहा है, कैपिटल बी की वजह से आ रहा है, और यही डोमिनेंट है जो राउंडेड पे डोमिनेंट है। तो यहाँ पे अब हम इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंट कह सकते हैं। दूसरा स्टार्च ग्रेन जो प्रोड्यूस हो रहा था तो वो इंटरमीडिएट साइज में आ जाएगा, ठीक है, इंटरमीडिएट साइज आ जाएगा। तो इस तरह से स्टार्च ग्रेन जो है इसका साइज जो है कंसीडर करेगा उसके फिनोटाइप इफेक्ट को, तो ये कहलाता है इस टाइप का एलिल्स, ये कहलाएगा बेटा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब यहाँ पे ये लास्ट वाले रीजन को देख करके हम समझ सकते हैं कि ये जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंट भी है और प्लियोट्रॉपी भी है। समझ में आ गया बेटा? और भी एक एग्जांपल देखते हैं हम इसी को प्लियोट्रॉपी को समझने के लिए। ठीक है, हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे बेटा जल्दी से, यस नो, ओके, आगे बढ़े। ग्रेट बेटा, चलो बहुत बढ़िया। तो अब देखिए बेटा इसके आगे, ग्रेट, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा सिकल सेल एनीमिया का है। ये भी हमारे एनसीईआरटी के बहुत आगे दिया है, बट एक कंसेप्ट के बेस पे हम सारे एग्जांपल समझ लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा और एमसीक्यू बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल ऑटोजोमल रिसेसिव क्या होता है इसको भूल जाओ, ठीक है, फिलहाल के लिए। अभी हम यहाँ पे बेटा प्लियोट्रॉपी के बेसिस पे इस टर्म को समझ रहे हैं। क्या चीज बेटा, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बेटा इसके 3 जीनोटाइप है। एक तो ये आप जो देख रहे हैं बेटा ये नॉर्मल आरबीसी है, और ये आरबीसी जो है बेटा सिकल सेल हाफ मून शेप में हो जाती है। तो नॉर्मल आरबीसी के लिए बेटा जो यहाँ पे जीन है हीमोग्लोबिन कंट्रोल कर रहा है, तो हीमोग्लोबिन बेटा HbA एंड HbA ये नॉर्मल वाला हो गया, ठीक है। अब कैरियर की यदि हम बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, HbA HbS ये हो जाएगा कैरियर, और सिकल सेल डिसीज वाला रहेगा तो क्या आ जाएगा HbS एंड HbS। तो देखो एक अकेला जीन है जो 3 टाइप के इफेक्ट को कंट्रोल कर रहा है। 3 इफेक्ट कैसे कंट्रोल कर रहा है बेटा, नॉर्मल वाला भी हीमोग्लोबिन कंट्रोल कर रहा है, सिकल सेल भी हीमोग्लोबिन, और जो कैरियर है वो भी हीमोग्लोबिन ही कंट्रोल कर रहा है। तो एक जीन मोर देन वन इफेक्ट जब कंट्रोल करता है तो इस फिनोमिना को कहते हैं क्या चीज, प्लियोट्रॉपी। ओके, और सिकल सेल जो है बेटा इसका जो जीन है वो कहां पर लाई करता है, तो आपको मालूम होगा बेटा हम लोगों ने स्टडी की है क्रोमोजोम का। तो क्रोमोजोम बेटा टोटल कितने होते हैं बेटा, हेलो कितने क्रोमोजोम होते हैं, अरे क्लास में हो, 46 क्रोमोजोम होते हैं। पेयर में कितने होते हैं बेटा, 23 पेयर्स। 23 पेयर होता है। इस 23 पेयर में बेटा 22 जो होते हैं ये होते हैं ऑटोजोम, और एक पेयर जो होता है मेल में और फीमेल में या तो एक्स और एक्स वाई। समझ गए, मेल में क्या आएगा इसमें से, एक्स वाई, एक्स वाई रहा तो XY। मेल हो जाएगा, और एक्स एक्स रहा तो फीमेल, मतलब 22 ऑटोजोम है। तो बेटा इस ऑटोजोम पर यदि कोई जीन में डिफेक्ट आता है तो उस टाइप के डिसऑर्डर को बोलेंगे ऑटोजोमल डिसऑर्डर, और वो भी कैसा बेटा, रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट और रिसेसिव क्या होता है आगे चल के मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये दोनों भी रिसेसिव कंडीशन आएंगी तो बेटा ये लेथल हो जाएगा, ठीक है, सिकल सेल वाला पर्सन यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे बेटा यदि हम देखें तो ये कैसे कॉज होता है, तो अब बेटा ऑटोजोमल डिसीज है। तो सपोज यदि हम एक क्रोमोजोम की बात करते हैं तो इस क्रोमोजोम पे, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे जीन प्रेजेंट है। अब इस क्रोमोजोम पे पर्टिकुलर एक लोकेशन ऐसी है जहां पे बेटा क्या चीज, क्या कह सकते हैं बेटा, यहाँ पे एक जीन जो है डिफेक्ट हो गया,
ठीक है, लेथल मतलब डेथ हो जाएगी बेटा, ठीक है आर्यन, लेथल मीन्स डेथ। तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को, जो डिफेक्ट है ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स जो है, ये डिफेक्ट कैसे होता है। तो बेटा आपको मालूम है हम लोगों ने जेनेटिक कोड का स्टडी किए थे, ठीक है, याद आ रहा है क्या बेटा, ग्लूटामाइन और वैलिन का जो कोड है वो क्या होता है, ग्लूटामाइन, ग्लूटामाइन होता है GAG, और वैलिन का जेनेटिक कोड क्या होता है GUG। क्या चेंज आया बताओ, सब्स्टिट्यूशन हो गया। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ बेटा, एडेनिन जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, यूरेसिल से। तो GAG जो कोड कर रहा था ग्लूटामाइन को, GUG किसको कोड कर रहा है, वैलिन को, ठीक है। तो जब नॉर्मल क्रोमोसोम में बेटा यदि म्यूटेशन हो गया और उसकी वजह से एक बेस यदि सब्स्टिट्यूट हो जाता है, पोजीशन नंबर कौन सी बेटा, 6 नंबर, ऑटोजोमल डिसीज है बेटा। तो 6 नंबर पे ये जीन लाई करता है, जिसकी वजह से बेटा जो बीटा ग्लोबुलिन चेंज जो होती है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की, वो डिफेक्ट हो जाएगी। रिजल्ट क्या होगा बेटा, सिकल सेल एनीमिया। ओके, तो सिकल सेल एनीमिया जो है, तो इसमें बेटा जो सब्स्टिट्यूट हो गया एक अमाइनो एसिड जो कि ग्लोबुलिन प्रोटीन जो है उसके लिए रिस्पॉन्स कर रहा था, ठीक है। तो जो बीटा चेन है GAG रिप्लेस बाय GUG, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, उसका चेंजेस आ जाएगा। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का जब पॉलीमराइजेशन होगा तो फाइनली बेटा ऑक्सीजन जो है प्रॉपर्ली वो लेके नहीं जाएगा। क्यों बेटा, क्योंकि आरबीसी का शेप जो है वो चेंज हो गया है, बाइकॉन्केव डिस्क के समान था पहले, तो वो इलोंगेटेड हो जाएगा हाफ मून शेप, जिसको बेटा सिकल लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सिकल लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो बेटा इस तरह से यहाँ पे कंडीशन आएंगी। तो ये जो कंडीशन है यहाँ पे देखो, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन के लिए ये बेटा GAG है, ये CTC है, ये DNA है। DNA से जब mRNA बना तो GAG आएगा। तो यहाँ पे बेटा क्रोमोसोम नंबर 6 पे ग्लूटामाइन सिंथेसिस हो रहा था। तो यहाँ पे ये जो हो गया बेटा, ये नॉर्मल पॉलीपेप्टाइड बना हीमोग्लोबिन का। लेकिन सिकल सेल में यहाँ कुछ नहीं हुआ, म्यूटेशन होने की वजह से GAG में GUG चेंज आ गया। तो यहाँ पे बेटा 6 पोजीशन पे वैलिन आ गया। तो बेटा पहले जो आरबीसी इस तरह से हो रही थी, अब आरबीसी ऐसी ना रह करके टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ओके, तो ये जो ग्राफ है बेटा, ये आरबीसी जो है और जो अमाइनो एसिड जो है उसका कंपोजिशन उस चीज को बताता है, जिसमें ये नॉर्मल आरबीसी को बता रहा है, और ये एक पर्सन जिसको सिकल सेल एनीमिया हो गया उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, समझ में आ गया। इसी के साथ साथ मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में अगेन एक और कंसेप्ट बताया था, आपको याद है कि नहीं है, आई डोंट नो, एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फेनिल एलानिन जो है वो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में, जो क्या कहलाता है बेटा, फिनाइल कीटोन यूरिया, याद है। अब फिनाइल कीटोन यूरिया जो है, ठीक है, एक डिसीज है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनाइल कीटोन यूरिया में फेनिल एलानिन जो होता है उसको कन्वर्ट करने के लिए एक जीन चाहिए जो एक एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा। उस एंजाइम का नाम है बेटा क्या चीज, फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम। तो फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम क्या करेगा बेटा, फेनिल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करेगा। अब टायरोसिन यदि बना तो टायरोसिन मेलानिन बनाता है, टायरोसिन डोपामाइन बनाता है, टायरोसिन थायरोक्सिन बनाता है। यदि मान लो यहाँ पे वो एंजाइम नहीं बनता है तो टायरोसिन जो है ये आगे मेलानिन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन। जब ये फेनिल एलानिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पा रहा है बेटा, तो ये हमारे ब्रेन में ही जाकर के क्या होगा, एक्युमुलेट हो जाएगा। जब ये हमारे ब्रेन में ही जाकर के एक्युमुलेट हो गया तो फाइनली बेटा ब्रेन में यदि एक्युमुलेट हुआ तो रिजल्ट क्या होगा बेटा, मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है। तो इस डिसीज को कहते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया। क्या कहते हैं बेटा इस डिसीज को, फिनाइल कीटोन यूरिया। ये भी प्लियोट्रॉपी का ही एक एग्जाम्पल है, क्योंकि एक जीन बहुत सारे इफेक्ट दे रहा था, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो फिनाइल कीटोन यूरिया को समझ लेते हैं बेटा, ठीक है। क्या चीज, ये बेटा इनबॉर्न एरर है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये ऑटोजोमल रिसेसिव ट्रेट्स है, ऑटोजोमल रिसेसिव जीन की वजह से हो रहा है। मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उसमें एक एंजाइम नहीं बन रहा है। एंजाइम का नाम क्या है बेटा, जो
फेनिल एलानिन अमीनो एसिड को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। एंजाइम का नाम है फेनिल एलानिन हाइड्रोलेज एंजाइम। रिजल्ट क्या होगा बेटा, फेनिल एलानिन एक्यूमुलेट हो जाएगा। कहां पर एक्यूमुलेट हो रहा है बेटा, ब्रेन में, ठीक है। अब ये जब ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा फिनोल पायरुविक एसिड में। फिनोल पायरुविक एसिड और अदर डेरिवेटिव्स में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसकी वजह से बेटा मेंटल रिटार्डेशन का प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। और ये एक्सक्रीट होता है यूरिन के थ्रू, जिसकी वजह से किडनी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता प्रॉपरली, और पुअर एब्जॉर्प्शन होगा किडनी का, तो हमारे दूसरे टाइप के डिसऑर्डर्स वहां पे देखने को मिलेंगे। तो ये जो था ये बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस के सारे एक्सेप्शंस हैं जो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखे। उम्मीद करता हूं आप लोगों को सारे कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। हेलो, यस या नो एक बार रिस्पॉन्स कर दो, कितने लोग दिख रहे हैं बेटा। बहुत से लोगों का नेटवर्क इशू चल रहा था, वो लोग यस सर। जो है डायरेक्ट देखने वाले वीडियो से। चलो वेरी गुड बेटा। तो इतने कंसेप्ट है बेटा जो एनसीईआरटी में आगे पीछे करके दिए हुए हैं, बट उसको एक जगह पे सिंप्लीफाई करके बेटा लिंक बना के लाइन टू लाइन मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया हूँ। कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, फ्लक्चुएशन ज्यादा रहा होगा, तो आप वीडियो प्ले करके देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हो, ठीक, उन लोगों को बता देना, देख सकते हो, ठीक। आगे के लेक्चर्स में और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट जो है बेटा वो हम देखेंगे जेनेटिक्स को लेकर के, ओके। और आप लोगों के लिए बेटा कुछ असाइनमेंट टास्क है, आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे ले सकते। ओके, वॉइस का फिर से प्रॉब्लम आ गया होगा, ठीक। ऑलमोस्ट वैसे भी हमारा जो क्लास है वो एंड हो गया है, ठीक है। आगे का पोर्शन बेटा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। हाँ बेटा नेटवर्क एरर आ रही होंगी, ठीक है। हाँ बीच में वॉइस फ्लक्चुएशन आ गया था, मेरे पास मैसेज आया था उस चीज का। तो आगे का लेक्चर्स बेटा हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं, ओके। आप लीव कर सकते हैं बेटा, ग्रुप में सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आपके लिए टास्क है, आप पर्सनल मैसेज करके मुझसे इंपॉर्टेंट टास्क ले सकते हो, ठीक है, ताकि आपका स्टडी अच्छा हो, प्रिपरेशन अच्छा हो, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। हाँ बेटा रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी, ग्रुप में अपलोड कर देता हूँ मैं। हाँ कोशिश करूंगा बेटा जल्दी से जल्दी आपका ग्रुप में अपलोड हो जाए, ठीक है। मैं शेयर कर दूंगा, वहां से देख लेना, ठीक। चलो ओके, बाय बाय।